हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस प्रोग्राम को शुरू करूं उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कह रहा हूं। जैसे कि अभी कल देखा कि कुछ लोगों ने लिखा कि कॉल कीजिए और सॉल्यूशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। हमारी ओर से कोई भी फीस नहीं ली जाती है। कोई भी आपको कॉल के लिए बोले या कुछ भी कहे, पहली चीज़ तो जो सिर्फ मेरा नंबर है उसी पे आप मेरे से बात कर पाएंगे। उससे हटके कोई दूसरा अगर कोई भी बात करता है तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। आप सभी लोग बिल्कुल फ्री हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करने के लिए, क्योंकि मोस्टली मेरी कोशिश होती है मैं वहीं पे सबके सामने ही बताने की कोशिश करता हूँ। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि जातक जातिकाएं वहाँ नहीं पूछ सकते। ऐसे सवालों के लिए कांटेक्ट का जो है वो हो जाता है ज़रूरी, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पे डिस्कस नहीं हो सकती, तब ऐसा होता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी पेमेंट्स आप लोगों को नहीं करना है। किसी के दुख और तकलीफ़ को सॉल्व करने के इरादे से हमने इसको शुरू किया है। यहाँ पे हमारा कोई भी इरादा पेमेंट का नहीं है। पेमेंट का जो हम केस लगा रहे हैं या कंडीशन लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग बेवजह के सवालों को शुरू कर देंगे। कुछ ऐसे आ जाएंगे जिनको कि प्रेम विवाह का सवाल करना है, किसी का कुछ। तो ऐसे में जो एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम्स वाले लोग हैं उनका कहीं ना कहीं जो एक स्टैंड है वो पीछे छूट जाता है। उनको ज़रूरत है, उनको चीज़ें नहीं मिलती। इस कारण से हमें ये चीज़ें करनी पड़ती हैं ताकि बेवजह जहाँ पे कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ ख्याल है, उन ख्यालों के जवाब देने के लिए यहाँ पे प्रयास करना समय की बर्बादी मानी जाती है। तो ये बात आप ध्यान रखें कि कोई भी अगर आपसे कहीं पे भी पेमेंट की बात करता है तो आप समझ लें कि वो कहीं ना कहीं फॉल्स है, फेक है। हमारा उसमें कोई भी कनेक्शन नहीं हुआ। चलिए, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये एक जातक की कुंडली है और यहाँ पे थोड़ा सा इस कुंडली के विश्लेषण के बारे में बात की कही थी, तो इसको मैं थोड़ा डेप्थ के साथ आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये जो कुंडली है ये शुरू होती है हमारे 8 नंबर से, जिसे हम कहते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल देव, और इस पर्टिकुलर लगन के अंदर मंगल देव जो है वो छठे घर के भी स्वामी होते हैं। ये पहली चीज हमें ध्यान रखनी होती है। दूसरी बात कि आपका जो लगन है इस कुंडली में वो आ रहा है 20 डिग्री पे, ज्येष्ठा नक्षत्र, जिसके स्वामी होते हैं बुध देव। तो ये जो जातक हैं, इन जातक का जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें क्या चीज़ें चलेंगी। एक तो चलेगा 11th हाउस, जो उसकी मूल त्रिकोण राशि है, लाभ बना सकने की क्षमता कहीं ना कहीं। और एक चीज चलेगी अष्टम भाव। अष्टम भाव वैसे लोग बुरा मानते हैं, लेकिन अष्टम भाव जो है वो रिसर्च का भाव है, इंजीनियरिंग्स का भाव है। जो नई खोजों को करना है, वो पता लोग जिसे हम कहते हैं डेप्थ कहते हैं, वो उस डेप्थ का भाव है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कॉमन सेंस का भाव है। तो यहाँ पे जो लग्नेश है वो अपने कॉमन सेंस को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं। हर चीज़ों को लेकर उनमें खोजने की एक प्रवृत्ति होती है, क्योंकि बुध अपने आप में एक कैसा ग्रह है, बच्चों जैसा ग्रह है। और साथ ही साथ वो लाभ कमाने के लिए, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी है, तो इसमें भी बिल्कुल तत्पर है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जो जातक होंगे वो मन से बहुत ही एक साफ मन के, जैसे बच्चों का मन होता है वैसे होंगे। उनकी एक प्रवृत्ति होगी चीज़ों को खोजने की भी, और कहीं ना कहीं उससे लोग लाभ बनाने की पूरी स्थिति रखते हैं। कुंडली के अंदर गुरु जो हैं वो हमें पहले प्रथम भाव में नजर आते हैं। और गुरु की अगर हम डिग्री देखें तो वो 6 डिग्री पे है अनुराधा नक्षत्र में, और हमारा जो लगन है वो 20 डिग्री का है। तो तकरीबन तकरीबन कुछ दूरी तो है, लेकिन फिर भी एक पूरी राशि में जब एक ग्रह आता है तो कहीं ना कहीं उसके तत्व जरूर विद्यमान होते हैं। तो जातक जो हैं वो काफ़ी ज्ञानवान होंगे। इसका एक रीज़न ये भी होगा कि गुरु यहाँ पर पंचम भाव, जो हमारी मंत्रणा शक्ति है, उसके स्वामी हैं, और उसके स्वामी होके वो केंद्र में आए हैं, जहाँ पे उनको एक दिशा बल मिलता है, दिग्बल मिलता है। साथ ही साथ गुरु जो है अपने मूल त्रिकोण राशि, जो कि 9 नंबर होती है, वहाँ से 12वें हैं। इसीलिए हो सकता है कि जो धन संचय है उसमें समय लगे, उसमें संघर्ष हो, क्योंकि वहाँ से वो ग्रह का, उस घर का जो स्वामी है अपने से 12वें गया है।
सबकॉन्शियस माइंड को जो सपोर्ट हासिल है बुध को, ये 5 डिग्री का है। ये मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र में होने के कारण ये केतु के नक्षत्र में है, और केतु के नक्षत्र में होने के कारण इंसान ज़्यादातर त्याग की भावना के साथ अपने सोच को आगे बढ़ाते हुए दिख सकते हैं। इसके साथ साथ यहीं पर मौजूद हैं शुक्र और सूर्य। शुक्र और सूर्य जो हैं उसको अगर हम देखें तो शुक्र 25 डिग्री के हैं और सूर्य जो है वो 22 डिग्री के हैं। इस बात को ध्यान रखें कि शुक्र और सूर्य में क्लोज कॉम्बिनेशन है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन कही जा सकती है किस मैटर में, कि वीनस कारक होता है वाइफ का, वहाँ पे उसके साथ सूर्य का आना, तो अपने प्रोफेशन में ज़्यादा बिजी होने के कारण थोड़ा सा मैरिज जो है वो डिस्टर्ब हो जाया करती हैं ऐसी सिचुएशन में। लेकिन अगर एक बैलेंस बना के चला जाए, व्यापार को व्यापार और घर को घर की तरह रखा जाएगा, तो सारी चीज़ें बहुत आसानी से सॉल्व भी हो जाएंगी। ये तो हमें लगन कुंडली ऊपर ही ऊपर से दिखा रही है। अब इसके अंदर 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसे कि हमें नोट करेंगे। पहली चीज़ हम ये देखें कि इस कुंडली में जो मंगल है, मंगल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मंगल इस पूरे हेल्थ का ही स्वामी है। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और 6th हाउस का भी लॉर्ड है। इस कारण से मंगल हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ग्रह होता है। तो मंगल इस कुंडली में 3य भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पे कि वो उनकी उच्च की राशि है, इसलिए ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इंसान रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, हार्ड वर्क, सिलेबस, हर चीज़ को करने में सक्षम होगा। क्यों? क्योंकि प्रथम भाव जो है उसका स्वामी उच्च का है। वो वक्री जरूर है लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छी हेल्थ को ये सपोर्ट जरूर करेगा। अब इस मंगल का कनेक्शन है राहु के साथ और केतु के साथ। राहु के साथ मंगल का कनेक्शन अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये एक तरीके से बहुत जल्दी गुस्सा देता है। ऊपर से उच्च का मंगल है तो और जल्दी गुस्सा देगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ को ध्यान रखना है कि मंगल का उच्च होना जितना हेल्थ पॉइंट पे ठीक है, उतना ही 6th हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा गलत भी है। क्योंकि जब छठे घर का स्वामी उच्च का होगा तो जिंदगी में संघर्ष भी उच्च के होंगे। ये अच्छी बात है कि वो पराक्रम भाव में उच्च का है, इसीलिए जातक जो है एक अपने पराक्रम से अपना संघर्ष पूरा करके अपना नाम जरूर कायम कर लेगा। लेकिन राहु का यहाँ पे कनेक्शन हो जाना उसके साथ, वो कभी कभी बहुत जल्दी गुस्सा दे सकता है। इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करना जरूरी होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे जैसे बुध को बोला है, बुध एक तरह से बच्चों जैसा ग्रह होता है। वो जब जिसके साथ जुड़ जाए, कभी वो अचानक से गुस्सा और कभी वो अचानक से शांत हो जाता है। चंद्रमा जो है वो इस कुंडली में बैठे हुए हैं 6वें घर के अंदर। जब इनका जन्म हुआ उस समय 7.5 चल रही थी, क्योंकि शनि हमें एक घर आगे दिखता है। चंद्रमा के आगे शनि है तो कभी कभी थोड़ा सा जो आत्मविश्वास है वो नकारात्मक भी हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा मन जो है आगे जब देख रहा है वो शनि को देख रहा है। लेकिन शनि कहीं ना कहीं दिशा बली है, शनि कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे किसी भी काम में, किसी भी पार्टनरशिप के अंदर। और क्योंकि शनि 7वें घर में बैठे हैं तो इनका जो पार्टनर होना चाहिए वो काफ़ी मैच्योर नेचर का होना चाहिए, जो इनको समझ सके, तभी चीज़ें बहुत अच्छी आगे तक चलेंगी। केतु क्योंकि किस्मत में बैठे हुए हैं तो वो थोड़ा सा एक ऐसी परिस्थिति को मेंटेन करते हैं जिसमें कि किस्मत बहुत जल्दी राइज नहीं करती। कभी कभी ऐसे जातक जो हैं वो पूजा पाठ के माध्यम से अपनी एक किस्मत को बना लेते हैं। नहीं तो यहाँ पे किस्मत जो है, जब केतु 9th हाउस में आता है, वो लाइफ में एक स्टेज जरूर ऐसी रहता है जहाँ पे इंसान आध्यात्म की तरफ मुड़ता हुआ नजर आता है। अब पहले हम इस लगन कुंडली में ये देख लें कि क्या ये छठे में जो आ रहे हैं सूर्य से, इनका कोई श्रापित दोष तो नहीं है। अब ये आपके सामने दिखाते हैं। जब हम काल चक्र को देख रहे हैं तो हमें यहाँ दिखता है कि मंगल और राहु दोनों जो है वो कहीं ना कहीं श्रापित हो रहे हैं। यहाँ पे इनका श्रापित होना मैं ना तो अच्छा बोलूँगा ना तो बुरा बोलूँगा, क्योंकि देखिए मंगल छठे घर का स्वामी होकर श्रापित है और एक तरफ से वो लगन का स्वामी, लगन का स्वामी होकर श्रापित होना खराब है। लेकिन छठे घर का स्वामी होकर अगर वो श्रापित है तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा बुरी चीज़ों से, जो 6th हाउस की नेगेटिव चीज़ें हैं उससे अपने को दूर रखने में सक्षम होगा। इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि जातक जो है वो बिजनेस में ज़्यादा स्ट्रांग आएगा कंपेयर टू सर्विस, क्योंकि 6th हाउस सर्विस का भी होता है। उपाय मैंने आपको बताए हुए हैं कि मंगल का उपाय क्या होता है। राहु को लेकर अभी जो हम खोज कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट हाथ में तो कोई उपाय आया नहीं है, लेकिन उसमें भी मैंने आपको
जो मुमकिन चीज़ें हैं वो बताई हुई हैं। इससे मैं 2 चीज़ें आपको क्लियर कह सकता हूँ कि इंसान जो है वो कभी भी उस लेवल का अपना स्टेटस नहीं बना पा रहा जिस लेवल पे वो चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो अगर श्रापित है तो वो बहुत कड़ी मेहनत करते तो हैं, लेकिन जो उनका एक रुतबा बनना चाहिए शायद ये मंगल उसे बनने नहीं दे पा रहा। उस उपाय के बाद वो चीज़ें बन जाएंगी। अब हम चलते हैं किस्मत की कुंडली में। किस्मत की कुंडली को देखेंगे तो नवमांश जो है वो शुरू होता है 10 नंबर से। 10 नंबर भी देखें तो आपके लगन कुंडली में पराक्रम भाव में आता है, यानी कि इंसान का जो किस्मत है वो उसके पराक्रम से जुड़ी हुई है। अब जो तरीका हम इस्तेमाल करते हैं अपनी चीज़ों को समझने के लिए, हम उसी तरीके से चलते हैं। हम बनाते हैं इसको अपना लगन और हम देखते हैं गुरु जो कि ज्ञान के देवता माने जाएंगे, वो कुंडली के अंदर बैठे हैं कहाँ पर? 10म भाव में। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन कहा जा सकता है कि ऐसा जातक किसी को भी ट्रेनिंग ये काम कर सकते हैं, किसी को कुछ मतलब चीज़ें दूसरे से करानी हो, आप उनको गाइड करो और नीचे जो वर्क फोर्स है वो काम करे। ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे ये अच्छा बनता हुआ दिखता है। साथ ही साथ काउंसलिंग की चीज़ों को भी ये कर सकते हैं। इसके साथ आप देखें कि जो इनके 10th हाउस यहाँ पे जो आ रहे हैं, यहाँ पे तो हमें दिख रहा था कि सूर्य जो है वो अपनी राशि में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखिए किस्मत के अंदर वो सूर्य जो है वो नीच राशि में चले जाते हैं और शनि से दृष्ट हो जाते हैं। शनि भी नीच के हैं किस्मत में और सूर्य भी नीच के हैं। इस कारण से ऊपर से जो आपको दिख रहा है कि सूर्य जो है वो 10th में बैठा है, लेकिन वो किस्मत में कहीं ना कहीं अपने नीच का भी एक रोल प्ले कर देता है। इसलिए चुनौतियाँ प्रोफेशन के अंदर इनको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे हम यही आग्रह करेंगे कि सूर्य को जो जल दिया जाता है उसको आप रोज देते हुए चलें। शनि जो है उनका यहाँ पे नीच होना ये थोड़ा सा खराब इसलिए है क्योंकि इस कुंडली में ये तृतीय भाव के साथ साथ चौथे भाव का भी स्वामी है, लेकिन ये जहाँ नीच हुए हैं ना दोनों ग्रह, वहाँ पे उनका नीच होना भी फायदा दे जाया करता है। इसीलिए यहाँ पे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम एक पॉजिटिव वे में ले सकते हैं क्योंकि शनि छठे घर में एक अच्छा प्लैनेट माना जाएगा जो कि रोगों को दूर हटाता है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये सपोर्ट करेगा एक इनको राइज देने में। तो ये प्लस पॉइंट है। जो लग्नेश हमारा था बुध, वो देखिए अब कहाँ पर आ रहा है? वो आ रहा है आपके 7th हाउस में। लोगों के साथ पार्टनरशिप करना आराम से थोड़ा सा हो जाएगा इनके लिए और साथ साथ बिजनेस भी ये कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जब हम स्ट्रेंथ ऑफ द प्लैनेट को देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि 10th हाउस का मालिक जो सूर्य है वो सबसे ज़्यादा बलवान है। इसीलिए ऐसे कामों को करें जहाँ पे ये किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हो। ठीक है, जुपिटर का सपोर्ट, सैटर्न का सपोर्ट हम देख रहे हैं। इस कारण से हम क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग करें किसी भी गुड्स की और कोई एक आध सेल्स का आदमी आप यूज़ करो जो कि उसको सेल्स कर दे, क्योंकि ये सूर्य कहीं ना कहीं अथॉरिटी को दिखाता है। सरकार के जुड़े हुए हर कार्य को ये कर सकते हैं। साथ ही साथ ये किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग को कर सकते हैं। जो सेल्स है वाली चीज़ में थोड़ी सी एक कमजोरी महसूस हो सकती है, क्योंकि ऐसा जातक जिनका सूर्य अच्छा होता है वो झूठ नहीं बोलता। और जब ऐसी कंडीशन है कि वो झूठ नहीं बोलते तो सारी चीज़ों को सच बताएंगे, तो आप भी समझते हो कि बिजनेस वाले केसेस में लोग उतनी ईमानदारी नहीं दिखा सकते। इसीलिए प्रोफेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो किसी भी तरह के मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़ के काम या कोई सरकारी काम जो कमीशन बेस है उसको ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मंगल और राहु का फॉर्मेशन जो है वो 8वें घर में किस्मत में आता है। ये थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर राहु की दशा चलती है तो ऐसे में मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आने की पूरी संभावना है। भले ही शनि लगन कुंडली में उसे बचाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन देखिए नवमांश में वो एक घर पीछे आ जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे ये फॉर्मेशन उतना अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य और चंद्रमा एक साथ है, जिसमें कि सूर्य थोड़ा सा हम नीच के फैक्टर पे देख रहे हैं, तो एक मन के अंदर किस्मत के तौर से ही देख रहे हैं तो भी मन के अंदर एक थोड़ी सी बेचैनी या थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं आगे क्या होगा ऐसा कुछ इनका ख्याल हमेशा बरकरार रहता हुआ हमें नजर आता है। 3 शुभ ग्रह शुक्र, बुध और गुरु क्योंकि केंद्र में है किस्मत से, और लगन कुंडली में भी 3 शुभ ग्रह गुरु, शुक्र और बुध केंद्र में है। शनि और सूर्य भी साथ जरूर है, लेकिन 3 शुभ ग्रह हैं। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जिंदगी शुरुआती संघर्षों के बाद पहला जो एक राइज करेगा वो होगा
अराउंड 36 क्योंकि शनि का यहाँ पे इम्पैक्ट नज़र आता है। चंद्रमा का जो इम्पैक्ट है वो क्योंकि मंगल के साथ जुड़ा हुआ है तो संघर्ष के साथ आगे चलेगा और किस्मत का साथ देगा। केतु का यहाँ बैठ जाना ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कई बार किस्मत 48वें साल के बाद साथ देना शुरू करती। अब अगर हम देखें कि प्रॉपर्टी और ये सारी चीज़ों का, तो इसके जो मालिक है शनिदेव वो शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं या तो 25वां साल, लेकिन शनि इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं देता, तो शुक्र का रिजल्ट 52nd ईयर में हमें देखने को मिलता है। तो जो आने वाला वक्त है जब शनि का गोचर आने वाले 2.5 साल के लिए इस हाउस में होगा जो कि 4th हाउस कहलाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टी उनकी बनती हुई दिखेगी। जो बैंक बैलेंस की बात है उसका लॉर्ड क्योंकि उससे 12th है, तो यहाँ पे बेहतर सलाह तो यही होगी कि देखिए 12th हाउस का लॉर्ड होकर शुक्र कनेक्ट है 10th हाउस में, ये अपनी अर्निंग्स को बनाएं, उसको इन्वेस्ट करें, फिर उससे नई अर्निंग्स बनाएं। इस तरीके से जैसे कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं, इस तरीके से ये काम करके अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छी सक्सेस हासिल करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देखें केतु धन भाव में सडनली धन के खर्च को दिखाता है और साथ ही साथ गुरु जो कि उस भाव का स्वामी है किस्मत में, वो उस पर दृष्टि भी दे रहा है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जातक के पास धन जो होगा वो बैंक बैलेंस के बजाय एक बोलना चाहिए कैपिटल फॉर्मेशन के साथ एग्जिस्ट कर सकता है, चीज़ों को बना के एग्जिस्ट कर सकता है, प्रॉपर्टियों को बना के और ऐसी चीज़ों को बना के ऐसे जातक अपने जो धन है उसको संचित कर सकते हैं। संतान सुख की आपने बात कही थी, तो गुरु यहाँ पे ठीक है, वो संतान सुख देंगे, कोई दिक्कत किसी भी चीज़ की नहीं है, आप इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र रह सकते हैं। और भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा। और कोई भी चीज़ होती है इनको, और मैं बाकी सभी दर्शकों से कह रहा हूँ कि जहाँ कहीं पे भी प्रिडिक्शन में कहीं कोई चीज़ ऐसी हो रही है कि आपको लग रहा है कि ये नहीं फुलफिल हो रही, आप मेरे को एक बार पर्सनली या यहीं पे कमेंट पे भी ज़रूर बताएं, क्योंकि जब हम उन चीज़ों को फिर खोजेंगे, अगर कहीं कोई चीज़ गलत होती है तो उसको खोजने के बाद ही वो सही होती है। अगर इसरो कोई सैटेलाइट ऊपर भेजता है और अगर वो गिर भी जाता है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो फेल्योर माना जाए। इसीलिए ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर कहीं पे कोई चीज़ वो उस टाइम पे नहीं होती तो आप उसको ज़रूर बताएं, हम उसको फिर से रिसर्च आउट करेंगे, क्योंकि जितना हम रिसर्च करेंगे उतनी बारीकी हमें मिलेगी, और जितनी बारीकी हमें मिलेगी एक दिन वो भी आएगा जब मैं आपको बोलूँगा ये ग्रह बस इसी डिग्री पे बैठा है और यही कर सकता है। इसीलिए मेरे पास फीडबैक आना भी कंपलसरी है, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी जातक जातिकाएँ चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, और नहीं होगा तो मुझे इन्फॉर्म भी करेंगे, जिससे कि हमारी ये जो प्रयास है ये और भी ज़्यादा निखर के सामने आएगा। धन्यवाद।